वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम ब्लेक की जिस पोएम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है द फ्लाई यानी एक मक्खी। ये पोएम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में 1794 में पब्लिश हुई। ये टोटल 5 क्वार्ट्रेन्स पर कंसिस्टेड है। क्वार्ट्रेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। तो इस तरह से इस पोएम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 20। पार्ट कहता है लिटिल फ्लाई ए छोटी सी मक्खी दाए समर्स प्ले, तुम्हारी जो मौसम गर्मा में ज़िंदगी का खेल चल रहा होता है। माई थॉटलेस हैंड, मेरे बेफिक्र और बेपरवाह किस्म के हाथ ने हैज़ ब्रश्ड अवे, उसे ख़त्म कर दिया है। यानी मेरा अचानक बेफिक्री में हाथ तुम पर लगा और तुम्हारी मौत वाक़ हो गई, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी का खेल हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। एंड एम नॉट आई, क्या मैं नहीं हूँ अ फ्लाई लाइक थी, तुम्हारी तरह ही की एक मक्खी। मैं भी तुम्हारी तरह की ही एक मक्खी हूँ। और आर्ट टाट दाओ, और क्या तुम नहीं हो अ मैन लाइक मी, मेरी तरह का एक इंसान। यानी मैं तुम्हारी तरह की एक मक्खी नहीं हूँ, या क्या तुम मेरी तरह के एक इंसान नहीं हो। यानी हम दोनों ही एक दूसरे जैसे हैं। तुम मेरी तरह इंसान हो और मैं तुम्हारी तरह मक्खी हूँ। फॉर आई डांस, क्योंकि मैं रक्स करता हूँ, मैं नाचता हूँ। एंड ड्रिंक, और मैं पीता हूँ। एंड सिंग, और गाने गाता हूँ। यानी मैं भी अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ, अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ। टिल सम ब्लाइंड हैंड, हत्ता के एक अंधा हाथ, एक बेफिक्र किस्म का, बेपरवाह बेध्यान किस्म का हाथ, शेल ब्रश माई विंग, मेरे परों को तोड़ देता है, मेरे पर ख़त्म कर देता है। यानी इसका मतलब है कि एक ऐसा मौत का हाथ आता है जो अचानक मेरी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। और तुम्हारी मौत भी अचानक ही वाक़े होती है, मेरी मौत भी अचानक वाक़े होती है। इस मौत के अचानक वाक़े हो जाने की वजह से हम दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इफ़ थॉट इज़ लाइफ, अगर सोचने का अमल ही ज़िंदगी है। एंड स्ट्रेंथ, और ताकत और ब्रेथ, और सांस लेने का अमल, यानी अगर सांस लेने का अमल, ताकत और सोचें ही हमारी असल ज़िंदगी है। एंड द वांट, और जो कमी है, जो ज़रूरत है, ऑफ थॉट, सोचों की, इज़ डेथ। और अगर सोच की कमी, सोचने के अमल का ख़त्म हो जाना ही मौत है, देन एम आई अ हैप्पी फ्लाई, तो फिर क्या मैं एक खुशो खुरम मक्खी हूँ। इफ़ आई लिव, अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ। और इफ़ आई डाई, और अगर मैं मर जाता हूँ। यानी अगर मेरी भी तुम्हारी तरह मौत वाक़ होती है, मैं भी तुम्हारी तरह ज़िंदगी बसर करता हूँ। और अब मेरी भी मौत के बाद अगर तमाम सोचें और ताकत और सांस लेने का अमल अगर ख़त्म हो जाता है, तो फिर तो हम बिल्कुल बराबर हैं। यानी हम दोनों ही मौत के मामले में बेबस हैं। इसमें छोटे बड़े होने का कोई तसव्वुर नहीं। तुम छोटी हो या मैं बड़ा हूँ, लेकिन मौत के सामने हम दोनों बेबस हैं, इसलिए हम बराबर हैं। यानी जो डेथ है हम दोनों को इक्वलाइज कर देती है, हम दोनों को बराबर कर देती है। इस पोएम के पढ़ने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स की जानिब। सबसे पहले तो इसमें एक्सेंचुअल डायमीटर यूज़ किया गया है। यानी इसमें टोटल 2 एक्सेंचुअल फीट हैं, यानी टोटल 4 सिलेबल्स हैं। पहला स्ट्रेस्ड और दूसरा अनस्ट्रेस्ड है। इस तरह से ऑनवर्ड्स ये सिलसिला चलता है। उसके बाद इसके तमाम स्टेंजास की सेम राइम स्कीम है, यानी ए बी सी बी। यानी फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड नहीं हैं, जबकि सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा में सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है प्ले, और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है अवे, प्ले अवे। इसी तरीके से सेकंड स्टेंजा में दी मी, नेक्स्ट सिंग विंग, ब्रेथ डेथ, नेक्स्ट फ्लाई डाई। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब है किसी को एड्रेस करना, किसी को मुखातब करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो छोटी सी मक्खी को एड्रेस करता है, यानी मुखातब करता है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है किसी बेजान चीज़ को जानदारों की खसूसियत अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में वो अपने हैंड यानी हाथ को थॉटलेस कह रहा है, उसे पर्सोनीफाई कर रहा है। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत ना हो, तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। जबकि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इसे एंजॉयमेंट कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 2 और 3 रन ऑन लाइन है। जैसा कि लाइन नंबर 2 में वो कहता है द समर्स प्ले, यानी गर्मियों का जो खेल है। अब वो क्या है
उसे क्या किया गया वो लाइन नंबर 3 में बयान करता है, माई थॉटलेस हैंड, उसे मेरे बिल्कुल बेफिक्र हाथ ने। अब उस हाथ ने क्या किया वो लाइन नंबर 4 में बयान किया, हैज़ ब्रश्ड अवे, उसने उसे ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा करना। जैसा कि लाइन नंबर 5 से लेकर 8 तक पोइट अपने आप को उस मक्खी के साथ कंपेयर करता है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को कोई दूसरी चीज़ डिक्लेयर कर दें, जैसा कि लाइन नंबर 1 में लिटिल फ्लाई टेम्परेरी लाइफ का मेटाफर है। जैसा कि लाइन नंबर 3 और 11 में जो थॉटलेस हैंड या ब्लाइंड हैंड के अल्फाज यूज़ किए गए हैं ये इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ के मेटाफर हैं। नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर तो पोइट को मालूम होता है, लेकिन उस पर स्ट्रेस करने के लिए, जोर देने के लिए ये क्वेश्चन रीडर के सामने रखा जाता है। जैसा कि लाइन नंबर 5 से लेकर 8 तक 2 क्वेश्चंस पोइट पूछता है। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 14 और 15 एंड से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 8 में मैन और मी, ये दोनों वर्ड्स एम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में लिटिल और फ्लाई, इन दोनों वर्ड्स में एल लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 10 में ड्रिंक और सिंक, इन दोनों वर्ड्स में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। इसके अलावा पोइट ने इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि फ्लाई, समर्स प्ले, थॉटलेस हैंड, मैन, ब्लाइंड हैंड और विंक। इसके अलावा पोइट ने सिंबल्स भी यूज़ किए हैं, यानी जो फ्लाई यानी जो मक्खी है वो बिल्कुल मीनिंगलेस किस्म की एक लिटिल क्रिएचर का सिंबल है, यानी बिल्कुल बेहैसियत मखलूक का सिंबल है, जबकि जो पोइट खुद है वो एक बहुत ही अजीम और बहुत अच्छी सोच रखने वाले, बहुत बढ़िया सोच रखने वाले क्रिएचर का सिंबल है। और जो हैंड है यानी हाथ है वो डेथ का सिंबल है। इसके अलावा पोइट ने जक्सटापोजिशन भी यूज़ की है, यानी उसने एक तरफ तो एक बहुत आला मखलूक यानी अपने आप को रखा है और दूसरी जानिब एक बहुत ही हकीर यानी घटिया मखलूक यानी मक्खी को रखा है और इन दोनों को कंपेयर किया है। इसके अलावा इस पोएम में हमें आयरनी का एलिमेंट भी मिलता है कि इंसान और मक्खी मौत के सामने दोनों इक्वलाइज हो जाते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम इस पोएम के थीम देखें तो इसमें हमें लाइफ के इम्परमानेंट होने का यानी आर्जी होने का थीम मिलता है। इसके अलावा इक्वालिटी ऑफ एग्जिस्टेंस का थीम मिलता है कि वजूद रखने में हम सब बराबर हैं, ख्वाह कोई मक्खी है या ख्वाह कोई बहुत बड़ा पॉइंट है। इसके अलावा हमें लाइफ और डेथ का कंपैरिजन मिलता है। फिर इसके अलावा इसमें हमें यह बताया गया है कि डेथ का कोई टाइम टेबल नहीं है, किसी भी टाइम मौत का हाथ हमें पकड़ लेता है। इसके अलावा इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ का थीम मिलता है कि जब मौत का हाथ हमारे गले पर आता है तो हम इससे बच नहीं सकते। इसके अलावा एक्सेप्टेंस ऑफ मॉर्टेलिटी का थीम मिलता है कि हमें मौत के सामने हमेशा सरेंडर ही करना पड़ता है, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर यह पोएम कंप्लीट हुई। विलियम ब्लेक की दीगर पोएम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर विलियम ब्लेक की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोएम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।